Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein is Jeffrey Epstein. 20 जनवरी 1953 ब्रुकलिन की ठंडी सुबह, एक साधारण अपार्टमेंट जहां एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेता है एक बच्चा, जेफरी एप्स्टीन। उसका परिवार अमीर नहीं था, प्रभावशाली नहीं था, सत्ता से कोई संबंध नहीं था। उसके पिता शहर के पार्कों की देखभाल करते थे, एक आम मेहनतकश व्यक्ति। और शायद किसी ने उस दिन कल्पना भी नहीं किया होगा कि यही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ तस्वीरों में दिखेगा। लेकिन कुछ बच्चे बचपन से ही अलग होते हैं और एप्स्टीन उनमें से एक था। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में समय बिताते थे, वह संख्याओं में खो जाता था। गणित उसके लिए केवल एक विषय नहीं था, बल्कि एक भाषा थी, एक ऐसा कोड जिसे वह सहजता से समझ जाता था। लफायत हाई स्कूल में पढ़ते हुए उसने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। वह गणित क्लब का हिस्सा था और साथ ही एक प्रशिक्षित शास्त्रीय पियानो वादक भी था। संगीत और गणित दोनों में ही संरचना, पैटर्न और नियंत्रण होता है, और शायद यही नियंत्रण उसे आकर्षित करता था। वह केवल होशियार नहीं था, वह समझता था कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे खुद को एक रहस्यमय, बहुज्ञानी, अलग किस्म का व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया जाए। के बाद 1969 में वह दाखिल होता है कूपर यूनियन में भौतिकी और गणित पढ़ने के लिए, लेकिन वहां से वह बिना डिग्री पूरी किए ही निकल जाता है। फिर वह पहुंचता है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंटिस्ट में, जहां प्रवेश पाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ भी कहानी अधूरी रह जाती है और वह फिर एक बार निकल जाता है। कोई डिग्री नहीं, कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं। 1973 डाल्टन स्कूल, एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल जहां पढ़ते थे न्यूयॉर्क के अरबपति और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वह एक शिक्षक था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक रणनीतिकार था, अलग सोच वाला, आत्मविश्वासी और छात्रों के बीच लोकप्रिय। लेकिन 2 वर्ष बाद 1975 में खराब प्रदर्शन और अनुचित आचरण के कारण उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। अधिकांश लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन एप्स्टीन के लिए यह एक बस दिशा बदलना था। 1976 में जेफरी एप्स्टीन ने अकादमिक दुनिया को पीछे छोड़ दिया और कदम रखा उस दुनिया में जहां संख्याएं केवल समीकरण नहीं थी, बल्कि अरबों डॉलर की किस्मत तय करती थी। उसे नौकरी मिली बियर स्टर्न में, एक वैश्विक निवेश बैंक, जहां उसकी शुरुआत मामूली थी, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर ट्रेडर के जूनियर असिस्टेंट के रूप में। लेकिन कहानी यहाँ साधारण नहीं रही। कुछ ही वर्षों के बाद वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वह सिस्टम को पढ़ रहा था, समझ रहा था और शायद उसकी सीमाओं को परख रहा था। बिना कॉलेज डिग्री के शामिल हुआ वह व्यक्ति 1980 तक फर्म का लिमिटेड पार्टनर बन चुका था। वह बियर स्टर्न्स में स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन में काम करने लगा, ऐसा विभाग जो आम निवेशकों के लिए नहीं था। यह विभाग था अति धनी ग्राहकों के लिए। उसका काम था संपत्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि संपत्ति को संरक्षित करना, कानूनी संरचनाओं के भीतर रहते हुए वित्तीय प्रणालियों की खामियों को बचाना। ग्राहकों में उद्योग जगत के बड़े नाम शामिल थे, जैसे कि सीग्राम के अध्यक्ष एडगर ब्रोफमैन। वॉल स्ट्रीट में यह भरोसा आसानी से नहीं मिलता, खासकर जब आपके पास कोई डिग्री ना हो। लेकिन एप्स्टीन ने खुद को केवल एक फाइनेंसर नहीं, बल्कि एक समस्या सुलझाने वाला बना लिया। अति धनी लोगों के संवेदनशील वित्तीय जरूरतों का प्रबंधक। उस समय फर्म के प्रभावशाली नेता में से एक थे जेम्स साइन, जो बाद में सीईओ बने। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एप्स्टीन की बुद्धिमत्ता और जटिल मामलों को संभालने की क्षमता का सराहना किया। फर्म के एक और दिग्गज थे एस ग्रीनबर्ग, जिसे एप्स्टीन के संबंध आगे भी बने रहे। लेकिन जितनी तेज उसकी चढ़ाई थी, उतनी ही अचानक गिरावट आई। 1981 एक ऐसा शब्द सामने आया, रेग डी वॉल्यूशन। यह तकनीकी शब्द था, लेकिन उसके भीतर छिपा एक पेशेवर दाग था। एप्स्टीन को बेयर स्टर्न्स से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में उसने शपथ पत्र में इस उल्लंघन को स्वीकार किया। वॉल स्ट्रीट में प्रतिष्ठा सब कुछ होती है और एक ऐसा धब्बा करियर समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ कहानी फिर एक मोड़ लेती है। बियर स्टर्न्स से बाहर निकलना किसी साधारण व्यक्ति के लिए करियर का अंत होता, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के लिए एक नया प्रारंभ था। एक ऐसा प्रारंभ जहाँ किसी संस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं एक संस्था बनने वाला था। 1982 में उसने अपनी खुद की फर्म स्थापित की, जे एप्स्टीन एंड कंपनी, जो बाद में फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी के नाम से जानी गई। यह कोई पारंपरिक निवेश कंपनी नहीं थी। यहाँ कोई विज्ञापन नहीं, कोई सार्वजनिक प्रोफाइल नहीं, लंबी क्लाइंट लिस्ट नहीं। यह कंपनी सिर्फ उसके लिए जिसकी कुल संपत्ति $1 अरब हो या उससे अधिक।
यह शर्त ही अपने आप में एक कहानी थी और यहीं से जन्म हुआ एप्स्टीन फाइल का। जब वह इंटरव्यू देता था अपने धन के बारे में अस्पष्ट शब्दों में बात करता था कि उसकी कमाई मुद्रा व्यापार से आई है, जटिल मैथमेटिक्स आधारित वित्तीय मॉडलिंग से आई है। ऐसे शब्द जो प्रभावशाली लगे और लोगों को समझ ना आए। उसके मन में ये सवाल खटकने लगा था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसका कहना था कि एक बड़े ग्राहक से मिलने वाली फीस थी, लेकिन इतनी भव्य जीवन शैली ग्राहकों के फीस से संभव नहीं थी। क्योंकि एप्स्टीन की दुनिया साधारण नहीं थी। मैगस्टन में $77 मिलियन की हवेली, इतनी विशाल हवेली कि वह निजी संग्रहालय जैसी प्रतीत होती थी। न्यू मैक्सिको में फैला हुआ एक विशाल रेंज पेरिस और फिर लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड में स्थित उसका निजी द्वीप, एक ऐसा जीव जो एक रहस्यों का प्रतीक बन गया। लेकिन एप्स्टीन केवल संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रहा था, वह लोगों को इकट्ठा कर रहा था। उसे लोगों का संघर्षकर्ता कहा जाने लगा। उसके पार्टियों में नोबेल पुरस्कार विजेता, राजनेता, लॉयल्टी के सदस्य, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाम होते थे। वह स्टीफन हॉकिंग जैसे महान विज्ञानी के साथ अपना मंच साझा करने लगा। लेकिन उसका जीवन एक ऐसा सत्य था जो पूरी तरह कभी उजागर नहीं हुआ। उसका धन, उसके संबंध, उसके प्रभाव, सब कुछ वास्तविक था, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा धुंध रही। एक व्यक्ति जिसे गणित से शुरुआत की, वॉल स्ट्रीट से गुजरा और फिर खुद को तथ्य, विज्ञान और रहस्य के संग पर स्थापित कर लिया। लेकिन हर साम्राज्य की नींव में एक कहानी छिपी होती है और बहुत जल्द वह कहानी सतह पर आने वाली होती है। और वह कहानी एप्स्टीन फाइल कोई एक दस्तावेज नहीं, न कोई एक लिस्ट, न कोई एक गुप्त रिपोर्ट। यह 2019 से 2026 के बीच में एक विशाल खंडित संग्रह है। कानूनी दस्तावेजों का, सरकारी रिकॉर्ड का, बयानों का, फ्लाइट टिकट लोग का, ईमेल संवादों का। यह फाइलें केवल आरोपों की कहानी नहीं बताती, ये उस नेटवर्क की संरचना दिखाती है जहां शक्ति, संपर्क और गोपनीयता एक दूसरे से उलझे थे। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर इतने बड़े पर्दे से कैसे राज उठा? तो यह मामला 2015 का है, जब साइबर वर्जीनिया ग्रिफे ने गैसलीन मैक्सवेल के खिलाफ तस्करी का मुकदमा दायर किया। इस पर मैक्सवेल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ग्रिफे के दावे झूठे हैं। ग्रिफे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद शुरू हुई डिस्कवरी प्रोसेस, एक कानूनी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्ष को दस्तावेज, ईमेल, बयान और सबूत साझा करने पड़े। यहीं से उत्पन्न हुआ हजारों पन्नों के रिकॉर्ड, उड़ान ब्लॉग, बयानों की ट्रांसक्रिप्ट, साक्ष्यों के वितरण। 3 जनवरी 2024 को एक संघीय न्यायाधीश ने इस मामले में लगभग 950 पृष्ठ सार्वजनिक करने का आदेश दिया और अचानक वो नाम जो पहले फुसफुसाहटों में थी अब कागजों पर दर्ज दिखने लगे। नवंबर 2025 में जब अमेरिका कांग्रेस ने पारित किया एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट, इस कानून ने आदेश दिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपनी आंतरिक जांच से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करें। और फिर 30 जनवरी 2026 में 30 लाख से अधिक दस्तावेज, पन्ने, वीडियो और चित्र एक साथ जारी किए। यह केवल कागजों का ढेर नहीं था, यह कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी चर्चित आपराधिक जांचों में से एक का फोरेंसिक रिकॉर्ड था। लेकिन जितने दस्तावेज खुले उतने ही प्रश्न उभरे। लेकिन क्या यह पूरा सच है या अब भी कुछ सील बंद है? क्या नेटवर्क का पूरा विस्तार सामने आया है या अब भी कुछ बाकी है? एप्स्टीन फाइल ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि यह कहानी केवल व्यक्तिगत अपराधी की नहीं, यह शक्ति के गलियारों की संरचना की है। और जब शक्ति दस्तावेजों में दर्ज होती है तो इतिहास बदल जाता है। लेकिन हर कागज पूरी कहानी नहीं कहता और एप्स्टीन फाइल की कहानी में अब भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जो शायद कभी पूरी तरह पढ़े नहीं जाएंगे। एक आंतरिक डीओजी की समीक्षा से पता चलता है कि एफबीआई के पास 2026 के पूर्व ही एप्स्टीन द्वारा नाबालिगों के दुरुपयोग का पर्याप्त सबूत था, लेकिन उस समय उसके खिलाफ संघीय यौन तस्करी का मामला चलाने में विफल रहा। वहीं जनवरी 2026 में एप्स्टीन फाइल के नए दस्तावेज सार्वजनिक हुए तो भारतीय सोशल मीडिया पर अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। एप्स्टीन फाइल क्या है और क्या इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है? लेकिन उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स और सार्वजनिक गवाहों में ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया या किसी आपराधिक कदाचार में शामिल रहे। यह तथ्य और अफवाह के बीच की निर्णायक रेखा है। हाँ, दस्तावेज में उनका नाम आता है, लेकिन यह सहभागी के रूप में नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक विषय के रूप में। वही फाइल में भारतीय कनेक्शन की जो प्राथमिकता कड़ी उभरती है वह उद्योगपति अनिल अंबानी से। दस्तावेजों के अनुसार 2017 और 2019 के बीच जेफरी एप्स्टीन और अंबानी के बीच संवाद हुआ। सबसे दिलचस्प तारीख
23 मई 2019 उसी दिन जब नरेंद्र मोदी ने भारत में अपनी दोबारा चुनावी जीत दर्ज की, अनिल अंबानी ने मैनहट्टन में एप्स्टीन के टाउन हाउस का दौरा किया। यह कोई संयोग था या कोई रणनीति? दस्तावेज में और एक भारतीय नेता का नाम आता है, हरदीप सिंह पुरी। पुरी के जिन ईमेलों का जिक्र हो रहा है वे 2024 के हैं, जब वे भारत सरकार में मंत्री नहीं थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और थिंक टैंक जगत में सक्रिय थे। उस अवधि में वे इंटरनेशनल प्लेस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, जो न्यूयॉर्क में स्थित एक वैश्विक नीति संस्थान है। पुरी ने अपनी बातचीत का बचाव करते हुए कहा, ये उस समय की पेशेवर नेटवर्किंग थी जब एप्स्टीन के अपराधों की पूरी सीमा सार्वजनिक नहीं हुई थी। वहीं एक बार और फिर मोदी जी की चर्चा होती है। जुलाई 2017 एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जब पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर जाता है। जेफरी एप्स्टीन ने इस यात्रा का श्रेय लेने का दावा किया। दस्तावेज के अनुसार उसने एक सहयोगी को लिखा कि यात्रा काम कर गई क्योंकि मोदी ने सलाह ली और उसने यानी एप्स्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से संपर्क का सुविधा प्रदान किया। यह एक बड़ा दावा था, इतिहास बदल देने वाला दावा। जब यह ईमेल सार्वजनिक हुआ तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी, कठोर थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। एक आधिकारिक बयान में MEA के प्रवक्ता ने इसे एक दोषी अपराधी की बकवास कहा। यह विचार को पूरी तरह नकार दिया गया कि भारत और इजराइल के बीच एक रणनीतिक द्विपक्षीय यात्रा किसी अपमानिक और आपराधिक रिकॉर्ड वाले फाइनेंसर के हस्तक्षेप पर निर्भर हो सकती है। अगस्त 2019 में मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंट्रल MCC में जेफरी एप्स्टीन की मौत को 2026 की फाइलों में फिर से देखा गया है, जिसमें एप्स्टीन के मौत को लेके एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह एक आत्महत्या था या फिर कोई साजिश। क्योंकि जब एप्स्टीन की मौत हुई थी, आखिर क्यों उस समय कैमरे काम नहीं कर रहे थे? और जहां ऐसे खतरनाक अपराधी की हर 30 मिनट में जांच होनी चाहिए थी, वहीं जेल पे सारे गार्ड सो रहे थे। खैर, इसमें आपका क्या कहना है? जो एप्स्टीन के साथ हुआ सही हुआ या गलत, कमेंट में जरूर बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि समाज में सवाल उठाने वालों की बहुत कमी है। लाइक ना करने की वजह से YouTube लोगों को वीडियो भेजना बंद कर देता है, तो कृपया लाइक करके ही जाए।